नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के इस सेशन में पुनः एक बार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी के बारे में बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में हमें इसके दूसरे पक्ष यानी वातावरण से बाल विकास कैसे प्रभावित होता है या व्यक्तित्व का विकास, बुद्धि विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। वातावरण के बारे में आज हम बताना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वंशानुक्रम के बारे में ये पढ़ा कि वंशानुक्रम किन किन चीज़ों को अफेक्ट करता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं और वातावरण से कम प्रभावित होती हैं। कुछ एक लोगों के हम लोगों ने स्टेटमेंट भी पढ़े थे और 3 प्रकार के हम लोगों ने वैशेषिक पढ़े थे। कौन कौन से? शारीरिक वैशेषिक, बौद्धिक वैशेषिक और नैतिक वैशेषिक। इसके अलावा हम लोगों ने वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत पढ़े थे। समान से समान की उत्पत्ति का सिद्धांत, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का सिद्धांत, इस प्रकार से सिद्धांत पढ़े थे। गोडार्ड के, थांडाइक के, इस प्रकार से वैशेषिक में हम लोगों ने कथन पढ़े थे, उनकी चर्चा की थी। तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली, ऐसा कहा था, और मंद बुद्धि वाले माता पिता की संतान मंद बुद्धि वाली, इस प्रकार से भी कथन आए थे। जो मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वह वंशानुक्रम होता था, इस प्रकार से थांडाइक का कथन आया था। तो यानी हेरिडिटी से रिलेटेड, वंशानुक्रम से रिलेटेड हम अपनी बात कर चुके थे। आज हमें वातावरण के बारे में पढ़ना। देखिए, वातावरण जो होता है उसका सीधा अर्थ यहाँ पर पर्यावरण से लिया जाता है। मतलब हमारे चारों ओर जन्म के बाद जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में चारों ओर से हमें अफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें वातावरण के अंतर्गत आती हैं। वातावरण में भौतिक पर्यावरण की बात ही नहीं होती है, इसमें सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण की बात, आर्थिक पर्यावरण की, आर्थिक रूप से कोई कितना सबल है और कोई कितना निर्बल है, अक्षम है, वह हमें यानी वह व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व या व्यक्ति के विकास में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, यह चर्चा। समाज व्यक्ति के विकास में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसकी चर्चा। और कौन कौन से पक्ष प्रभावित होते हैं, और आर्थिक रूप से यदि मंद और तीव्र हैं या निर्बल और सबल हैं तो वह किस प्रकार से प्रभाव डालता है व्यक्ति के विकास में, यह हम चर्चा आज करते हैं। तो पर्यावरण का सीधा अर्थ आपने समझ लिया, जो कुछ भी घटित होता है जीन के अलावा, एक्सक्लूडिंग जीन, मतलब जीन से जो भी प्रभाव हमें पड़ते हैं यानी शारीरिक रूप से, वंश के अलावा बाकी जो भी प्रभाव होते हैं वह वातावरण के अंतर्गत प्रभाव में रखे जाते हैं। तो वातावरण में सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि वातावरण का क्या प्रभाव होता है। तो वातावरण के प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव जो होता है, इसकी क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रभाव। वातावरण के प्रभाव में जो पहला प्रभाव है, शारीरिक संरचना। सबसे पहले जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उनमें भी थोड़ा बहुत चेंज वातावरण की वजह से होता है। शारीरिक संरचना, जैसे मैदानी लोग मान लिया होते हैं और पहाड़ी लोग होते हैं, उनमें वातावरण का ही फर्क होता है जेनेटिक रूप से। आप अगर देखें तो जो पहाड़ी भागों में रहने वाले लोग हैं उनकी हाइट अपेक्षाकृत मैदानी भाग में रहने वाले लोगों से कम होती है। पहाड़ी लोग में रहने वालों की आँखों का साइज डिफरेंट होता है जो मैदानी भागों में रहने वाले लोग हैं उनसे। इस प्रकार से जो रहन सहन और अनुकूलन की बात है वह वातावरण से बहुत ज़्यादा भी प्रभावित होती है। जैसे कोई भी जुड़वा बच्चे हैं, उनमें से एक साउथ में चला गया, उसकी स्कूलिंग हुई है, दूसरी बार कोई मैदानी भाग में उनमें से चला गया, उसकी स्कूलिंग और वातावरण उस प्रकार से रहा। कुछ दिनों के बाद कुछ फिजिकल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, कलर में और फिजिक्स में उनके कुछ चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं, तो वह वातावरण के प्रभाव से होता है ऐसे। तो वंशानुक्रम से तो अधिकतर प्रभावित होती है, जो शारीरिक संरचना होती है वो अधिकतर प्रभावित होती है, लेकिन कुछ मात्रा में वातावरण का प्रभाव भी
फिजिकल स्ट्रक्चर पर होता है। ऐसा हम लोग पहाड़ी भागों में रहने वाले और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के लिए देख सकते हैं। यदि कुल प्रभाव वंशानुक्रम का ही होता तो सारे लोग जो कि पहाड़ी भागों में रहते हैं वो भिन्न कैसे होते जो सारे लोग मैदानी भागों में रहते हैं। तो इस प्रकार से वातावरण का फिजिकल स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई, फिजिकल स्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ता है। तो दूसरी बात है प्रजातीय श्रेष्ठता। मतलब स्पीसीज जो सुपीरियरिटी होती है उसकी बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देकर के समझते हैं। यहाँ पर प्रजातीय श्रेष्ठता का मतलब यह है कि जैसे कोई महान व्यक्तित्व है, किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निपुण है, उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो लड़का है या उसकी लड़की है, मतलब उसकी संतान, उसको किसी ऐसे वातावरण में यदि छोड़ दिया जाए जो कि बौद्धिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, तो वो वहाँ पर उसकी जो बौद्धिक क्षमता होगी वह महान होना कठिन है। अपने पिता या माता की तरह उसके बौद्धिक श्रेष्ठता होना या बौद्धिक रूप से उसका महान होना दुष्कर होगा। हालांकि हमने पहले अध्ययन ये किया है कि बुद्धि अधिकतर वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, हेरिडिटरी फैक्टर होती है ज़्यादातर। यहाँ पर फ्रीमैन एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये कहा भी है अपने शोध के आधार पर कि बुद्धि वह प्रभावित ज़्यादा होती है वंशानुक्रम से अपेक्षाकृत पर्यावरण से। तो इसलिए बुद्धि को ज़्यादातर हेरिडिटरी फैक्टर में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रजातीय श्रेष्ठता की बात करते हैं, प्रजातीय श्रेष्ठता में वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि किसी श्रेष्ठ और कुशल बुद्धि वाले माता पिता की संतान को किसी ऐसे वातावरण में छोड़ दिया जाए जो कि बौद्धिक रूप से उसके लिए अनुकूल नहीं है या जिसमें बौद्धिक संरचना या बौद्धिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए अनुकूल नहीं है, तो फिर उस संतान का अपने माता पिता की तरह महान होना कठिन है। तो इस प्रकार से वातावरण का भी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये हम देखते हैं। तो बोल सकते थे ये सुपीरियरिटी ऑफ स्पीसीज। चलिए तीसरी बात जो इसमें आ जाती है वो क्या है? व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आती है। व्यक्तित्व विकास कूले के द्वारा दिया गया था, एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है कूले। इनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे कि इनका एक सिद्धांत आता है लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी। आत्मदर्पण का सिद्धांत, इस प्रकार से स्वदर्पण सिद्धांत इनको बोल देते हैं। तो वो व्यक्तित्व के विकास के बारे में कूले ने कहा है। वातावरण के बारे में इन्होंने ये चीज कहा है, वातावरण जो कि मैंने बताया सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण भी वातावरण के अंतर्गत आएगा, तो उन पक्षों की भी बात करेंगे। तो कूले ने यही कहा था कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होता है यह इससे जज नहीं होता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यह इससे भी जज नहीं होता है कि लोगों की मेंटेलिटी क्या है हमारे बारे में, जबकि यह इससे तय होता है कि हम क्या सोचते हैं कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो मतलब जब हम एक दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम जब यह सोचते हैं हम इस प्रकार से पहने, इस प्रकार से अपने आप को तैयार करें, इस प्रकार से हमारी पर्सनालिटी हो कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे, तो वही हमारा व्यक्तित्व है। लोग जो एक्चुअल में सोचते हैं वो हमारा व्यक्तित्व उससे जज नहीं होता। जो हम अपने व्यक्तित्व के बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं उससे तय नहीं होता। जबकि जब हम यह सोचते हैं कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है तो वही हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से कूले की थ्योरी व्यक्तित्व विकास में आती है, जिन्होंने जो सामाजिक मेंटेलिटी होती है, सोच होती है, विचारधारा होती है, उसको व्यक्तित्व विकास से जोड़ करके देखता है कि हम क्या सोचते हैं कि समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। यही थ्योरी है सेम, आगे पॉइंट वाइज इसको देख लेंगे बाद में। फिर जो चौथी बात आती है इसमें, चौथी बात आती है सर्वांगीण विकास की।
टोटल डेवलपमेंट बोल सकते हैं या और कोई भी वर्ड। सर्वांगीण का विकास का मतलब सभी प्रकार से जो विकास कभी कभी वातावरण से प्रभावित हो जाता है और जीन का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि एवेरॉन के जंगली बालक का उदाहरण लेते हैं। एवेरॉन के जंगली बालक का उदाहरण लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मोगली लगभग वही कहानी है कि जन्म तो हो गया, उसके बाद तुरंत वो किस वातावरण में, जंगली वातावरण में तुरंत छोड़ दिया गया। तो उसके ऊपर वंशानुक्रम का कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब उसके चलने की स्टाइल, तो जिस प्रकार से जंगली जानवर चलते हैं 4 पैरों से, उसी प्रकार से वो चलता हुआ पाया जाता है। जिस प्रकार की आवाज़ें जानवरों के द्वारा सुनाई देती हैं हमें, उस प्रकार से वो आवाज़ें निकालता हुआ पाया जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ा। उस पर शारीरिक रूप से उसकी बनावट या रंग रूप कद हो सकता है कि पहले हो, लेकिन बाद में वो भी वातावरण में रहने के कारण उसके अनुकूल चला जाता है। नाखून बड़े हो जाते हैं, बाल लंबे होते ही हैं। हम लोग भी अपने आप को छोड़ दें तो हो सकते हैं। तो इसका मतलब वातावरण का अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है कि सिर्फ शारीरिक पक्ष का अगर हम छोड़ दें तो उसकी बुद्धि की बात हो जाएगी, उसके चाल चलन की बात हो जाएगी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात हो जाएगी, वातावरण की सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात हो जाएगी, बोली की बात हो जाएगी। सभी प्रकार से वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो पूर्ण सर्वांगीण विकास की बात अगर हम करते हैं तो भी वातावरण के द्वारा कभी कभी किन्हीं केसेस में अफेक्ट करती है। इससे वातावरण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विकास के लिए, यह बात सिद्ध होती है। आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं, मानसिक विकास की बात। मानसिक विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है? वातावरण से। ठीक, मेंटल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। गॉर्डन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, गॉर्डन। तो गॉर्डन जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा था कि उपयुक्त सामाजिक वातावरण हमें न मिल पाने पर जो मानसिक प्रगति होती है वह धीमी पड़ जाती है। यानी मानसिक प्रगति और बौद्धिक क्षमता यह अच्छा बनाने के लिए हमें समुचित वातावरण की आवश्यकता ज़रूर होती है। किस प्रकार से इन्होंने ये चीज़ कह दिया था? इन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार ये चीज़ कही थी। इन्होंने रिसर्च किया था, इन्होंने सर्वे किया था और सर्वे के आधार पर इन्होंने ये चीज़ कहा कि जो मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे हैं उनकी अपेक्षा ऐसे बच्चे जो हाई सोसाइटीज़ में रहते हैं वो ज़्यादा, उनकी बुद्धि कम है या मानसिक जो तीव्रता होती है वह मलिन बस्तियों के में रहने वाले लोगों में कम है, क्योंकि उस प्रकार से उनका वातावरण होता है कि उनकी स्कूलिंग सही से नहीं होती है, उनका पोषण सही से नहीं होता है और साथ ही साथ उनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वह भी अलग और निम्न प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग होते हैं। साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध नहीं होते हैं और इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं। तो इसलिए जो मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे होते हैं, यानी जिनकी सामाजिक समृद्धि उतनी नहीं है जितनी कि हाई सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, तो इस कारण से उनके वातावरण के विभिन्न पक्षों पर उनका यह प्रभाव पड़ता है। जैसे आर्थिक वातावरण तो आर्थिक रूप से भी समृद्ध नहीं है, सामाजिक वातावरण उस रूप से भी वो समृद्ध नहीं है और सांस्कृतिक वातावरण उस रूप से भी वो समृद्ध नहीं है। तो इसलिए उनकी जो मानसिक तीव्रता होती है या मानसिक विकास होती है उस पर वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ऐसा सर्वे के अनुसार उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला और सिद्ध किया। तो हम कह सकते हैं कि जो वातावरण होता है उसका मानसिक विकास पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है, जबकि बुद्धि को ज़्यादातर वंशानुक्रम का फैक्टर, हेरिडिटरी फैक्टर माना गया है, फिर भी मानसिक विकास बहुत हद तक वातावरण से प्रभावित होता है। या इसमें भी हम दो लोग देख चुके हैं। और जो प्रजातीय श्रेष्ठता हम लोगों ने पढ़ी,
ठीक। तो जो प्रजातीय श्रेष्ठता हम लोगों ने पढ़ी है उसमें भी यह हम मानते हैं कि बुद्धि के हेरिडेटरी फैक्टर होने के बावजूद वातावरण का बुद्धि पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बुद्धि के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, वंशानुक्रम की परिपक्वता और साथ में प्रशिक्षण और अनुभव। वही बात बार बार निकल करके आती है कि विकास को चलने के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और किसी भी एक के बिना पूर्णतया अच्छे से विकास हो पाना संभव नहीं है। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की बराबर मात्रा में आवश्यकता विकास होने के लिए ज़रूरी है। तो हम वातावरण के प्रभाव की बात यहाँ पर कर चुके हैं। आगे हम देख लेंगे कि वातावरण का महत्व क्या होता है। तो वातावरण के महत्व की बात आती है तो हम कहते हैं कि वातावरण से जब इन सारी चीज़ों पर प्रभाव हमारा पड़ता है तो हम यह देखते हैं कि इन सभी चीज़ों की अगर समुचित रूप में व्यवस्था कर दी जाए तो फिर विकास अच्छी तरह से होगा। तो इसलिए यानी अच्छे वातावरण, अच्छी स्कूलिंग, अच्छे सांस्कृतिक वातावरण, अच्छे सामाजिक वातावरण, परिवार में बोलचाल अच्छे तरीके से हो, कलह की स्थिति ना हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, सामाजिक स्वीकृति हो और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों, यह सभी चीज़ें वातावरण में होने से विकास बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण होता है। तो इसलिए यह हम कह सकते हैं कि इन सभी फैक्टर्स को मजबूत करना विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक थे ह्यूमैन की बात अभी कही थी हमने। तो ह्यूमैन ने यह चीज़ बताई थी कि कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वातावरण से और कौन सा फैक्टर सबसे कम प्रभावित होता है वातावरण से। तो उनका एक बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में एक कुछ चीज़ें हैं जो यह बताती हैं कि सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट करेगा इन्वायरमेंट से। देखते हैं ह्यूमैन, और इन्होंने वातावरण से क्या प्रभावित होगा सबसे ज़्यादा यह चीज़ बात बताई। तो वातावरण से बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं शारीरिक लक्षण, और फिर बुद्धि, फिर प्रेरित ज्ञान और फिर चौथा हमारा आता है व्यक्तित्व व स्वभाव। तो इन्होंने जो ह्यूमैन थे इन्होंने ये कहा था कि वातावरण से सबसे कम शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है और सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व और स्वभाव प्रभावित होता है। यानी उन्होंने कहा सबसे कम शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, उससे कुछ ज़्यादा बुद्धि प्रभावित होती है, उससे कुछ ज़्यादा प्रेरित ज्ञान प्रभावित होता है और सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व व स्वभाव प्रभावित होता है वातावरण से। तो वातावरण से सबसे कम प्रभावित होने वाली चीज़ शारीरिक लक्षण और सबसे अधिक प्रभावित होने वाली चीज़ व्यक्तित्व व स्वभाव। प्रभावित सभी होते हैं, मैंने शारीरिक लक्षण की भी बात कही, पहाड़ी और मैदानी लोगों में रहने वाले लोगों में। बुद्धि की बात कही, लेकिन बुद्धि भी प्रभावित होती है। अभी मैंने प्रजातीय श्रेष्ठता की बात कही, मानसिक विकास की बात करी, लेकिन व्यक्तित्व और स्वभाव से कम प्रभावित होती है। प्रेरित ज्ञान मतलब वातावरण से कुछ मात्रा में प्रभावित ज़्यादा होती है और व्यक्तित्व व स्वभाव सबसे अधिक प्रभावित होते हैं वातावरण से। ये सीरीज हम ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमैन ने ये चीज़ कही थी। अब कुछ स्टेटमेंट हैं एक दो लोगों के वातावरण से रिलेटेड, उसके बाद हम ये चैप्टर ऑफ करेंगे। देखिए वुडवर्थ थे, उन्होंने ये चीज़ बोली कि पर्यावरण वह शक्ति है जिसने जन्म के बाद से ही हमें प्रभावित किया है हमारे चारों ओर से, ठीक। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे चारों ओर की शक्ति ने जिन्होंने शुरू से ही स्टार्टिंग से ही हमें प्रभावित किया है वह क्या है वातावरण, ठीक। और रॉस ने यह चीज़ कही थी कि कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वह वातावरण।
शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। और इन्होंने कहा कि वे तत्व जिन्होंने जीवन के आरंभ से ही प्रभावित किया है। ठीक है, तो वुडवर्थ ने कहा था कि वे तत्व जिन्होंने जीवन के आरंभ से ही हमें प्रभावित किया है पर्यावरण है। और रॉस ने कहा था कि कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वह वातावरण है। ये बात हो गई। फिर वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध के बारे में 2-3 मनोवैज्ञानिकों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए, वुडवर्थ की बात करते हैं तो वुडवर्थ ने हमें यह पहले ही बता दिया था, हमने पिछले चैप्टर में बताया था यह चीज़ कि वुडवर्थ ने कहा था कि गुणात्मक संबंध होता है वंशानुक्रम और वातावरण का। तो वही चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो वुडवर्थ थे उन्होंने कहा था कि जो वंशानुक्रम है और वातावरण है ये विकास इससे प्रभावित होता है, उनके गुणनफल से। ठीक है, वातावरण और वंशानुक्रम इनका गुणनफल है। जैसे हम बताते हैं कि विकास के जो सभी पक्ष हैं वंशानुक्रम में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक किसी प्रकार से और वातावरण से जो भी प्रभावित होते हैं, तो सभी पक्ष एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि शारीरिक पक्ष से इंटर रिलेटेड है, संवेगात्मक से इंटर रिलेटेड है, इस प्रकार नहीं। सभी पक्षों के चेंज से प्रभावित होते हैं। किन्हीं भी पक्षों में परिवर्तन किया जाए तो कोई भी पक्ष प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हम धनात्मक नहीं गुणात्मक संबंध कह सकते हैं वंशानुक्रम और वातावरण के फैक्टर्स के बीच के संबंध को। तो इसलिए वातावरण और वंशानुक्रम का गुणात्मक संबंध होता है विकास को प्रभावित करने के लिए। यह वुडवर्थ का कथन था। क्रो ने क्या कहा था? क्रो ने कहा था कि ना ही केवल वातावरण से विकास प्रभावित होता है और ना ही केवल वंशानुक्रम से विकास प्रभावित होता है, जबकि इन दोनों के एकीकरण से विकास प्रभावित होता है। तो इन्होंने एकीकरण की बात करी, किसकी? वंशानुक्रम और वातावरण का एकीकरण ये विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, और मैकाइवर और पेज, मैकाइवर एंड पेज ये दो मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कहा था कि जो वंशानुक्रम है और वातावरण है यह दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। मैकाइवर और पेज ने कहा कि वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण के संबंध में यानी वातावरण के संबंध में जिन मनोवैज्ञानिकों ने बात की, स्टेटमेंट दिए, और पर्यावरण यानी वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों के संबंध के रूप में जिन मनोवैज्ञानिकों ने अपने स्टेटमेंट दिए वो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस प्रकार से छोटी सी एक बात और मैं अपने लेक्चर में बताना चाहूँगा और उसके बाद में चैप्टर एंड होगा। जुड़वा के बारे में बताना चाहता हूँ। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, इनकी बात मैं बताना चाहूँगा। ध्यान रखेंगे, हो सकता है कभी आ जाए। देखिए, आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं कि जब गर्भ में जो अंडा होता है वह एक अंडा पहले होता है और फिर वह दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है और फिर निषेचित होता है। तो फिर उससे क्या होता है, उससे जो संतान होती हैं वह दिखने में एक जैसी होती हैं और उनके लिंग वो भी दोनों सेम होते हैं।
तो इस प्रकार के जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं, उनको आइडेंटिकल ट्विंस को कहते हैं, या लड़का लड़का और या फिर लड़की लड़की। ठीक है। जो दूसरा होता है वो फ्रेटर्नल होता है। फ्रेटर्नल मतलब एक ही समय में दो अंडे अलग अलग होते हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से निषेचित होते हैं, तो उनको वो जो जुड़वा होते हैं वो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। तो कभी भी आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस ये दो तरह से आ जाएंगे तो आप बता सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। इसको बोलते हैं समान, आइडेंटिकल को बोलते हैं समान या एक युग्मनज, और जो दूसरा वाला होता है फ्रेटर्नल उसको बोलते हैं असमान या द्वियुग्मनज, इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है। तो ये थी पूरी वंशानुक्रम और वातावरण की बात। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। एक दो जो मेंडल के नियम बायो में आते हैं, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो हम आगे उसको एक दो बता देंगे, वरना अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे, अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो एक दो नियम उसको भी बता देंगे। वो बायो में मुख्य रूप से होता है, पूछा नहीं जाना चाहिए फिर भी। तो इस प्रकार से ये वंशानुक्रम और वातावरण का जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसके उपरांत इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम परफॉर्म करेंगे आगे। और हाँ, एक दो कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। जैसे कुछ मुद्दे हैं विकास के, जैसे सक्रियता बनाम असक्रियता, प्रकृति बनाम पोषण, इस प्रकार से कुछ दो तीन मुद्दे हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे उसके। ठीक है। तो तब तक के इन बातों को रिवाइज करिए, नोट्स करिए अपने इनसे बना करके, स्क्रीनशॉट लीजिए, जिस प्रकार से भी आपको सुविधा हो। व्याख्या सुने, पिछली व्याख्या में जाने के लिए प्लेलिस्ट खोलें, जाएं वहाँ पर, व्याख्या सुने, क्वेश्चंस करें और हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।